हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डीजे सर की स्टूडेंट कोचिंग सेंटर का डायरेक्टर। तो आज हम लोग क्लास 11 का एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं, वेक्टर, जिससे हर साल नीट में एक या दो सवाल आते हैं जो बहुत ही आसान और बेसिक सवाल होते हैं। तो हम लोग लेक्चर वाइज इन चैप्टर्स को पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। वेक्टर में पहला है बेटा फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज दोज क्वांटिटीज विच डिस्क्राइब लॉ ऑफ फिजिक्स। ऐसा क्वांटिटीज जो फिजिक्स के लॉ को डिस्क्राइब करेंगे उसे हम लोग क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटीज बोलेंगे। अब फिजिकल क्वांटिटीज में हमारे पास मेजर दो टर्म है, एक है स्केलर क्वांटिटीज और दूसरा है वेक्टर क्वांटिटीज। अब ये जो दो क्वांटिटीज है इनसे लगभग अल्टरनेट या फिर हर साल एक एक सवाल नीट में पूछते हैं जो बहुत ही बेसिक और सिंपल टाइप रहते हैं। जिन बच्चों को याद रहेगा वो आसानी से इनको कर पाएंगे। तो पहला हम लोग समझेंगे बेटा स्केलर क्वांटिटीज। तो मैंने क्या कहा बेटा? स्केलर क्वांटिटीज ऐसा क्वांटिटीज है जिसे समझाने के लिए, जिन्हें डिस्क्राइब करने के लिए, जिन्हें बताने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, यानी उन चीजों का सिर्फ हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। उन्हें डिफाइन करने के लिए हमें डायरेक्शन का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे कि पहला है बेटा मास। मैंने क्या कहा कि 5 kg। ये 5 kg मास को डिस्क्राइब करने के लिए, बताने के लिए हमें किसी भी प्रकार कोई डायरेक्शन का रिक्वायरमेंट नहीं होगा। ये सिर्फ सिंपली वैल्यू हम लोग बता सकते हैं, जैसे टाइम, टेम्परेचर, डिस्टेंस, वर्क, एनर्जी और प्रेशर। यहां पर मैंने जितना भी टर्म लिखा है, इन टर्म्स को डिस्क्राइब करने के लिए, बताने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगा। तो सिंपली ध्यान रखेंगे बच्चे कि स्केलर क्वांटिटीज ऐसा क्वांटिटीज होगा जिन्हें समझाने के लिए, जिन्हें डिस्क्राइब करने के लिए, जिन्हें बताने के लिए, जिन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड का रिक्वायरमेंट होगा, डायरेक्शन का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगा। अब सेकेंड क्वांटिटीज में आएंगे जिसका नाम क्या है? वेक्टर क्वांटिटीज। तो वेक्टर क्वांटिटीज ऐसा क्वांटिटीज होगा जिन्हें डिस्क्राइब करने के लिए, जिन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए, जिन्हें बताने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी रिक्वायरमेंट होगा। जैसे पहला एग्जांपल क्या है? डिस्प्लेसमेंट। बेटा अगर कोई पूछे, कोई बताए कि सर ये 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट है, तो हम ये सवाल पूछेंगे कि डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में है? नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। यानी कि सिंपली 5 मीटर हम बता के डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। हमें ये डायरेक्शन बताना पड़ेगा कि आपने जो ये 5 मीटर बताया है किस डायरेक्शन में है, किस दिशा में है। तो सिंपली वेक्टर क्वांटिटीज ऐसा क्वांटिटीज है जिन्हें डिफाइन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड तो चाहिए, साथ में डायरेक्शन भी चाहिए, वरना हम उन क्वांटिटीज को बता नहीं पाएंगे। सेकंड जैसे फोर्स, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन। यहां पर जो चारों क्वांटिटीज लिखा है चारों वेक्टर है, यानी कि इन चारों क्वांटिटीज को डिफाइन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी रिक्वायरमेंट होगा। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये चारों क्वांटिटीज को याद रखना बहुत ही आसान है, ये चारों एक दूसरे से कोरिलेट है। आपने पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ऐसा कुछ टॉपिक। तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट दिया रहे तो आप उससे वेलोसिटी निकाल सकते हैं, और वेलोसिटी दिया रहे तो आप उससे एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं, और एक्सीलरेशन मिल गया तो आप उससे फोर्स निकाल सकते हैं। यानी कि याद करने के लिए सिंपल टॉपिक है कि ये चारों एक दूसरे से कोरिलेट है। तो बेसिकली हमने जो ये टॉपिक पढ़ा इसमें सिंपली ये ध्यान रखना है कि स्केलर क्वांटिटीज ऐसा क्वांटिटीज होगा जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड को इंक्लूड करेंगे, और वेक्टर ऐसा होगा जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी इंक्लूड होगा। अब जैसे स्केलर क्वांटिटीज को हम लोग एक बार फिर से समझते हैं। स्केलर क्वांटिटीज सिंपल ऐसा क्वांटिटीज जिन इनमें से जितना भी दिया हुआ है, इनमें से किसी भी क्वांटिटीज को डिफाइन करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड का रिक्वायरमेंट होगा। जैसे 5 kg मास, टाइम 4 सेकेंड, टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस। इनमें से किसी भी क्वांटिटीज को डिफाइन करने के लिए हमें डायरेक्शन का कतई जरूरत नहीं है। लेकिन इनमें जो ये जो चारों है वेक्टर क्वांटिटीज, इन्हें डिफाइन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी रिक्वायरमेंट होगा। तो बच्चे ये हमारा सिंपली वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज कंप्लीट हो चुके हैं। तो हेलो बच्चे, नोट डाउन करने के बाद अब हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर एक वेक्टर गिवन है, दिया हुआ है। यहाँ पर जो हेड ऑफ एरो है, ये जो एरो है इसका जो हेड है ये वेक्टर के डायरेक्शन को बताएगा। यानी कि जो हेड जिस तरफ होगा वेक्टर का डायरेक्शन भी उसी तरफ होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप देखिए, अगर ये हेड ईस्ट के तरफ है यानी कि जो वेक्टर का डायरेक्शन है वो ईस्ट के तरफ है। अगर ये हेड नॉर्थ के तरफ है यानी कि जो हमारा वेक्टर इसका डायरेक्शन भी नॉर्थ के तरफ है। यानी कि ये जो एरो है, ये जो वेक्टर का एरो है, ये जिस दिशा में होगा, जिस डायरेक्शन में होगा, हमारा वेक्टर का भी डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में होगा। अब नेक्स्ट क्या है बच्चे कि लेंथ ऑफ वेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स। यानी कि किसी भी वेक्टर का लेंथ यानी कि लंबाई जितना ज्यादा होगा यानी कि उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड वैल्यू भी उतना ज्यादा होगा। जैसे कि आप
सिंपली यहां पर एग्जांपल देख सकते हैं कि यहां पर एक वेक्टर P है और एक वेक्टर Q है। यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि जो P वेक्टर है इसका लेंथ Q से कम है, यानी कि सिंपली हम लोग यहां बता सकते हैं कि जो P वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड भी Q से कम है। यानी कि किसी भी वेक्टर का लेंथ देखकर आप उसका मैग्नीट्यूड का पता कर सकते हैं और आप उसका जो हेड है, वेक्टर का जो एरो का हेड है, वो देखकर आप डायरेक्शन पता कर सकते हैं। यानी कि सिंपली किसी भी दो वेक्टर को देखकर आप उनका मैग्नीट्यूड पता कर सकते हैं। आप उनका लेंथ देखिए, उनका लेंथ अगर ज्यादा है तो मैग्नीट्यूड भी ज्यादा होगा, और अगर लेंथ कम है तो ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड भी कम होगा। जैसे यहां पर एग्जांपल के हिसाब से देखिए, मैंने एक वेक्टर दे रखा है, वेक्टर ए बी, और उसका मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी क्या आएगा, वो भी ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, सिंपली ए बी आएगा। यानी कि जब भी हम लोग किसी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड लेंगे तो डायरेक्शन ऑटोमेटिक वहां से हट जाएगा। तो ये जो हम लोग रिप्रेजेंट किया है मैग्नीट्यूड जो दिखाया है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिक्स के लैंग्वेज में मॉड्यूलस बोलते हैं। ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर है इसका वैल्यू क्या आएगा, सिंपली ए बी आएगा। यानी कि किसी भी क्वांटिटी का अगर हम लोग मैग्नीट्यूड लेंगे तो वहां से डायरेक्शन नाम का चीज खत्म हो जाएगा, सिंपली उसका पॉजिटिव वैल्यू बचेगा। अब यहां जो हमने दो लाइन दिखाए हैं साइड में, इसको हम लोग फिजिक्स के लैंग्वेज में मॉड्यूलस बोलते हैं। मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर, मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए बी वेक्टर। अब अगर बच्चे सवाल पूछेंगे सर ये मॉड्यूलस होता क्या है, इसका काम क्या है, फिजिक्स में इसका रोल क्या है, तो बच्चे हम लोग ये समझेंगे यहां पर डेफिनेशन क्या दिया गया है। मॉड्यूलस क्या है, विच गिव्स ओनली पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एनी क्वांटिटीज। यानी कि दुनिया में कोई भी क्वांटिटीज आप लेके आए, किसी भी डायरेक्शन का, किसी भी साइन का, चाहे वो माइनस हो चाहे प्लस हो, कोई सा भी साइन उसके अंदर हो, इस मॉड्यूलस का सिंपल काम होगा उस वैल्यू को पॉजिटिव बनाना। अगर वो पहले से नेगेटिव है, आप मॉड्यूलस लगाइए और उसे पॉजिटिव कीजिए। यानी कि किसी भी क्वांटिटीज को आप चाहते हैं कि उसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आए, तो आप क्या करें, उसमें मॉड्यूलस ऐड कर दीजिए, क्योंकि मॉड्यूलस जिस भी क्वांटिटी में ऐड होगा उसका साइन हमेशा वो पॉजिटिव लाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप देख सकते हैं यहां पर -5 मीटर है, जब हमने इस पर मॉड्यूलस ऐड किए, जब मैंने मॉड्यूलस लगाया तो -5 से +5 में कन्वर्ट हो गया। मैंने यहां पर देखिए सेकंड एग्जांपल है -10 आई कैप, जब हमने इस पर मॉड्यूलस ऐड किया तो उस वैल्यू को किस में कर दिया, +10 आई कैप में। लेकिन ये फिर नेगेटिव मत सोचिएगा बच्चे कि मॉड्यूलस जैसे नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलता है वैसे पॉजिटिव को नेगेटिव में नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है बच्चे की मॉड्यूलस विच गिव्स ओनली पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एनी क्वांटिटीज। यानी कि इसका सिंपली एक ही काम है, एक ही ऑपरेशन है, एक ही रोल है, किसी भी क्वांटिटीज को पॉजिटिव वैल्यू में बदलना। हाँ, लेकिन ध्यान रखेंगे ये इसका एक ही सिंपल रोल है, आप कोई सा भी क्वांटिटीज इसे दीजिए हमेशा ये आपको उसका पॉजिटिव वैल्यू लाके देगा। जैसे सिंपल एग्जांपल के तौर पे यहां पर मैंने -5 मीटर लिया है, जब मैंने यहां पर मॉड्यूलस अप्लाई किया तो -5 से बदल के किस में चला गया बच्चे, +5 में। यहां पर देखिए सेकेंड एग्जांपल -10 आई कैप, जब मैंने इसमें मॉड्यूलस अप्लाई किया तो वैल्यू माइनस से किस में चला गया, प्लस में। और सिंपली अगर पहले से प्लस में है तो प्लस में ही रहेगा। यानी कि मॉड्यूलस लगाने का एक ही मकसद है, किसी भी क्वांटिटीज को, किसी भी वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट करना, यही मॉड्यूलस का रोल है। तो सिंपली बच्चे आप इसे नोट कर लीजिए। बच्चे आप नोट डाउन कर चुके हैं, अब हम लोग वेक्टर में आगे टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जो पहला है वेक्टर का टाइप में वो है पैरेलल वेक्टर। तो पैरेलल वेक्टर हम लोग उस वेक्टर को कहेंगे जिनका ओनली डायरेक्शन सेम हो। यानी कि पैरेलल वेक्टर होने के लिए शर्त क्या है बच्चे, सिर्फ डायरेक्शन सेम होना जरूरी है। मैग्नीट्यूड चाहे छोटा हो बड़ा हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आप उनका डायरेक्शन देखिए कि वो जो वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो एक ही दिशा में है कि नहीं है। तो पैरेलल वेक्टर होने के लिए शर्त क्या है, डायरेक्शन मस्ट बी सेम बट मैग्नीट्यूड में भी डिफरेंट। उनका मैग्नीट्यूड यानी कि लेंथ छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन डायरेक्शन सेम होगा। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग होने के कारण ये पैरेलल वेक्टर नहीं कहलाएगा। तो यहां पर सिंपली देख सकते हैं इन दोनों का डायरेक्शन सेम है इसीलिए ये पैरेलल है, इनका भी डायरेक्शन सेम है इसीलिए पैरेलल है, इनका भी डायरेक्शन सेम है इसीलिए पैरेलल है, और इनका भी डायरेक्शन सेम है इसीलिए पैरेलल है। तो एक ही शर्त बच्चे आपको ध्यान रखना है, सिर्फ डायरेक्शन सेम हो, मैग्नीट्यूड से हमें कोई लेना देना नहीं है। अब ये सिंपली हमें ये पता है कि ये जो वेक्टर होगा, जो पैरेलल वेक्टर है, इनके बीच का जो एंगल होगा वो हमेशा कितना रहेगा, 0, क्योंकि पैरेलल रहेगा तो उनके बीच का जो डिस्टेंस रहेगा वो हमेशा सेम रहेगा, इसीलिए जो एंगल रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा बेटा, 0 रहेगा।
अब नेक्स्ट इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या है बच्चे, देखेंगे बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड मस्ट बी सेम। हमने पैरेलल में क्या पढ़ा, सिर्फ डायरेक्शन मस्ट बी सेम, लेकिन इक्वल में हमें क्या ध्यान रखना है बच्चे कि डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड का भी सेम होना जरूरी है। जैसे यहां पर देखेंगे ये जो वेक्टर है दोनों, इनका मैग्नीट्यूड लेंथ सेम है, साथ में इनका डायरेक्शन भी सेम है, इसीलिए इक्वल वेक्टर है। नेक्स्ट एग्जांपल, इन दोनों का भी मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, इसीलिए ये इक्वल वेक्टर है। यहां पर देखेंगे डायरेक्शन तो सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड अलग अलग है, इसीलिए ये इक्वल वेक्टर नहीं है। यहां पर भी कुछ ऐसा है, आपका डायरेक्शन तो दोनों का सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड अलग अलग होने के कारण ये भी इक्वल वेक्टर नहीं है। और यहां पर आपका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होने के कारण इक्वल वेक्टर नहीं है। तो सिंपली हम लोग पैरेलल में क्या ध्यान रखेंगे बच्चे कि डायरेक्शन सेम होना जरूरी है और इक्वल में डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड दोनों जरूरी है। और यहां पर क्या ध्यान रखेंगे बच्चे, इनमें भी जो एंगल रहेगा दोनों वेक्टर के बीच में हमेशा क्या रहेगा, जीरो, क्योंकि इनके बीच में भी डिस्टेंस सेम रहेगा। अब थर्ड हमारा टाइप का वेक्टर क्या है बच्चे, एंटी पैरेलल वेक्टर ओनली हैविंग ऑपोजिट डायरेक्शन। अब एंटी पैरेलल वेक्टर हम लोग उस वेक्टर को कहेंगे जिनका सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट होगा, मैग्नीट्यूड से हमें कोई लेना देना नहीं है, बस डायरेक्शन उल्टा ऑपोजिट होना चाहिए एंटी पैरेलल के लिए और सेम होना चाहिए पैरेलल के लिए और दोनों सेम होना चाहिए इक्वल वेक्टर के लिए। जैसे यहां पर एग्जांपल देख सकते हैं बच्चे, ये दोनों जो वेक्टर है इनका मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है, तो डायरेक्शन अपोजिट है तो एंटी पैरेलल, डायरेक्शन अपोजिट है तो एंटी पैरेलल, डायरेक्शन अपोजिट है तो एंटी पैरेलल, और अगर डायरेक्शन सेम है तो एंटी पैरेलल नहीं कहलाएगा। ये तीनों सिंपली याद रखेंगे, पैरेलल वेक्टर ओनली डायरेक्शन सेम, इक्वल में दोनों सेम और एंटी पैरेलल में सिर्फ डायरेक्शन का अपोजिट होना जरूरी है। अब बच्चे बोर्ड में ध्यान देंगे, फोर्थ टाइप का जो हमारे पास वेक्टर है ये है नेगेटिव और अपोजिट वेक्टर। अब नेगेटिव और अपोजिट वेक्टर हम लोग किसे कहेंगे बच्चे, जिनमें मैग्नीट्यूड मस्ट बी इक्वल एंड डायरेक्शन अपोजिट। जिनका मैग्नीट्यूड यानी कि लेंथ वो तो इक्वल होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होना जरूरी है। बच्चे फर्स्ट एग्जांपल में ध्यान देंगे, इन दोनों वेक्टर का लेंथ यानी कि मैग्नीट्यूड सेम है, जो पहला क्राइटेरिया फुलफिल कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्या है, इनका डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। हाँ, डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट है। क्या हम इसे नेगेटिव बोल सकते हैं? यस, बिल्कुल बोल सकते हैं। शर्त क्या है बच्चे, मैग्नीट्यूड तो सेम होना चाहिए और डायरेक्शन साथ में उल्टा होना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, मैग्नीट्यूड क्या है इनका सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, बिल्कुल नेगेटिव वेक्टर है। थर्ड क्या है बच्चे, हाँ डायरेक्शन तो अपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, लेकिन हमें पता रहना चाहिए कि नेगेटिव या फिर अपोजिट वेक्टर में मैग्नीट्यूड सेम होना जरूरी है। तो पहले आप मैग्नीट्यूड चेक कर ले, मैग्नीट्यूड ही अगर अलग अलग है तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता, अगर मैग्नीट्यूड ही छोटा बड़ा है तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता। लेकिन हाँ, मैग्नीट्यूड तो सेम आ गया। अब सेकंड शर्त क्या था बच्चे, डायरेक्शन अपोजिट, लेकिन यह डायरेक्शन क्या आ गया, सेम आ गया, इसलिए इसे हम लोग नेगेटिव वेक्टर नहीं कहेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट वेक्टर है वो है को इनिशियल टाइप। बच्चे ध्यान रखेंगे, को मींस होता है सेम, ये सिंपली एक टर्म आते हैं फिजिक्स में, को का मतलब क्या है, सेम, और इनिशियल मींस इनिशियल पॉइंट, यानी कि वैसे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट यानी कि शुरुआत का पॉइंट सेम होगा। सिंपली यानी कि वो वेक्टर किसी एक पॉइंट से उनका यानी कि किसी एक पॉइंट से ओरिजिन होगा। जो वेक्टर आएंगे कोनिशियल वेक्टर में उनका ओरिजिन किसी एक पॉइंट से आएगा। जैसे यहां पर ध्यान दे सकते हैं, ये जो वेक्टर ए बी सी तीनों का ओरिजिन एक ही पॉइंट से हुआ है, मतलब एक ही पॉइंट से वेक्टर ए भी बना है, एक से बी भी बना है, एक ही पॉइंट से सी भी बना है। क्या तीनों का ओरिजिन एक ही है? यस, तीनों का ओरिजिन सेम है। अगर ओरिजिन अगर इनिशियल पॉइंट अगर सेम हो तो उसे हम लोग को इनिशियल वेक्टर बोल सकते हैं। नेक्स्ट यहां पर देखिए, जो वेक्टर ए बी सी है इनका डायरेक्शन से मैग्नीट्यूड से हमें कोई लेना देना है ही नहीं है। सिंपल, आप बस इनका ओरिजिन देखिए, स्टार्टिंग पॉइंट देखिए, अगर वो सेम है तो ये कोई इनिशियल वेक्टर है या ना, फिर हमसे कोई रिलेशन नहीं है। अब नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, वेक्टर ए और बी इनका इनिशियल पॉइंट अलग अलग है, बी का इनिशियल पॉइंट ये है और ए का ये है, यानी कि इनिशियल पॉइंट अलग अलग हो गया, तो इसे हम लोग किसी भी हाल में कोई इनिशियल वेक्टर नहीं कर सकते। अब सिंपली बच्चे जितना भी हम लोग वेक्टर पढ़े यहाँ पर 5 टास्क आगे कुछ और टाइप से पढ़ेंगे, इनको सिंपली हम लोग 1 मिनट में रिवाइज करते हैं। पैरेलल वेक्टर सिर्फ डायरेक्शन सेम, इक्वल में दोनों सेम, एंटी में डायरेक्शन उल्टा, नेगेटिव में मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन उल्टा, और कोनिशियल में इनिशियल पॉइंट सेम। बच्चे आप बिल्कुल नोट कर सकते हैं इसे।